चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सभी को। साध्य पीएससी एकेडमी के हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे पुनः सबका स्वागत है। ये हमारी जो श्रृंखला चल रही थी ईवीएस की, पर्यावरण अध्ययन की सहायक शिक्षक भर्ती के लिए, ठीक है, उसका हम लोग यूनिट 4 वाले सेशंस पे पहुंचे थे। लास्ट शायद तक सैटरडे नहीं हुआ था क्या? नहीं हुआ था ना। लेकिन अब फिर से उस श्रृंखला को हम लोग बढ़ा रहे हैं। आप इस ईपीएल सीरीज के माध्यम से जितने हमारे क्वेश्चंस हैं उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे फैक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे। उससे पहले थोड़ा सा आपको याद दिला दूं कि साध्य पीएससी एकेडमी के हमारे मोबाइल एप्लीकेशंस पे विजय बैच आप देख सकते हैं, जो कि व्यापम के जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे सब इंस्पेक्टर हो, मंडी उप निरीक्षक हो, सहायक ग्रेड 3 हो, ये सारे एग्जाम्स के कल ही 19 जून को सीजीएसएसबी की तरफ से एक लेटर वायरल हुआ, आप लोग देख भी चुके होंगे, ठीक है, जहाँ पे जो वैकेंसी है उसके योग्यता को निर्धारित किया गया है, किस टाइप के एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे, 1 मोड पे होगा कि 2 मोड पे होगा, उसके बारे में उल्लेख किया गया। तो आप लोग देख सकते हैं सेकेंडरी जो भी वर्दी बैच है या जो सहायक शिक्षक की बैच है, वो साध्य पीएससी एकेडमी के आपको एप्लीकेशंस पे अवेलेबल होंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ब्रह्म समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करेंगे। ठीक है, ये हमारे यूनिट 4 के जो सोशल है, समाज है, वहां से क्वेश्चंस लिया गया है। शायद तक सीजी टेट में यहां से क्वेश्चंस पूछा भी गया था, अभी हाल ही में जो सीजी टेट हुआ वहां से। तो ब्रह्म समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। 4 अलग अलग कूट दिए गए, 4 अलग अलग स्टेटमेंट दिए गए। इस बिना पे आपको बताना है कि जे राजा राममोहन राय ने एकेश्वरवाद का समर्थन किया था। हमको किसके बारे में बताना है? ब्रह्म समाज। ठीक है, और ब्रह्म समाज के अंतर्गत कुछ स्टेटमेंट है, उसको फुलफिल करना है। तो राजा राममोहन राय ने एकेश्वरवाद का समर्थन किया था। इन्होंने मूर्ति पूजा और निरर्थक अनुष्ठानों का विरोध किया था। एल ब्रह्म समाज ने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए वैज्ञानिक आधार तैयार किया और देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसे कभी नेतृत्व प्रदान नहीं किया। ठीक है, ये अलग अलग कूट के माध्यम से आपसे क्वेश्चंस दिए गए हैं। चलिए, सारे बच्चे कमेंट करके आंसर देंगे, ऑफलाइन वाले बच्चे। चलिए बताइए, आप लोग सब सहायक शिक्षक वाले हो ना? ठीक, चलिए बताइए, आप नया है क्या? आप लोग नया दिख रहे हैं, आप लोग नया है ना? ठीक, कहाँ से हैं? कोंडागांव। आप लोग अभनपुर से ही हैं, दोनों अभनपुर से। ठीक, चलिए बताइए, विच इज द करेक्ट आंसर? ए केवल जे और के सही है, बी जे के एल सही है, सी जे एल एम सही है और डी जे के एल एम चारों सही है। चलिए, सारे बच्चों का आंसर बिल्कुल मैं देख पा रहा हूं कि राजा राममोहन राय ने एकेश्वरवाद का समर्थन किया, सही है सर। उन्होंने मूर्ति पूजा और निरर्थक अनुष्ठानों का विरोध किया, ये भी सही है। ब्रह्म समाज सती प्रथा के उन्मूलन के लिए वैचारिक आधार तैयार किया, यह भी सही है। देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसे कभी नेतृत्व प्रदान नहीं किया, यह गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, आगे चल के यही ब्रह्म समाज टूट जाता है। ठीक है, अलग अलग समाज में जब 1828 में राजा राममोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे इनके विचारों में कहीं ना कहीं बदलावट आती है और 1843 में, ठीक है, 1843 में जब देवेंद्रनाथ टैगोर इसको संभालने के लिए आगे आते हैं, तो इसमें नेतृत्व प्रदान नहीं किया नहीं है, 1843 में इसी के नेतृत्व में चला था आगे। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, मतलब जहां एम होगा वो बिल्कुल सही नहीं होगा। तो ये वाला स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, कि जे सही है, के सही है, एल सही है, एम गलत है ना? क्योंकि एम क्या है? देवेंद्रनाथ टैगोर इसके नेतृत्व किया था, कब किया था? 1843। अब ये ब्रह्म समाज है क्या, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। चूंकि हम लोग पर्यावरण अध्ययन पढ़ रहे हैं, ठीक है, पर्यावरण अध्ययन में समाज की बहुत बड़ी भूमिका है सीख के लिए। वास्तव में जो ब्रह्म समाज है वो समाज की दिशा निर्धारण करेगी, वास्तव में समाज कैसा होना चाहिए, हमारे वातावरण, जो हमारे आसपास की चीजें हैं वो कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। इसके लिए 1828 में राजा राममोहन राय ने एक समाज का एक टीम का गठन किया, समझो, है ना, एक टीम मतलब संगठन का गठन किया, और उस संगठन का नाम क्या था? ब्रह्म समाज। कौन सा समाज? ब्रह्म समाज। आप लोगों ने आर्य समाज सुना होगा, सुने कि नहीं सुने? आर्य समाज, वैसी एक समाज कौन सा है? ब्रह्म समाज। और ब्रह्म समाज को लेकर राजा राममोहन राय ने बताया कि भैया एकेश्वरवाद, मतलब ईश्वर कितने हैं? एक हैं, दो नहीं है, जो भी है ईश्वर क्या है?
एक हैं, इसके बारे में बताया गया। दूसरा, उन्होंने बोला कि ये मूर्ति पूजा और ये निरर्थक जो अनुष्ठान है ना, जो यज्ञ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तपस्या करते हैं, ये क्या है, सही नहीं है। इनका क्या किया उन्होंने, विरोध किया कि जो भी है भगवान ईश्वर है, उसका आप दिल से सेवन करिए, दिल से पालन करें, है ना, लेकिन ये पूजा पाठ, ये दिखावा, मंदिर मस्जिद और ये जो मूर्ति पूजा, ये सही नहीं है बोलते। कौन बोल रहा है, राजा राम मोहन राय। ठीक है। ब्रह्म समाज ने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए वैचारिक आधार तैयार किया। उन्मूलन मतलब कम करना, घटाना या खत्म करना, नष्ट करना। ठीक है। तो सती प्रथा मतलब क्या होता है, जब पति की मृत्यु हो जाती थी तो जिस चिता पे पति को जलाया जाता था, उसी चिता पे क्या करती थी पत्नी, आत्मदाह कर लेती थी। उसको क्या बोलते हैं, सती प्रथा। जिसके एकदम कट्टर विरोधी कौन थे, राजा राम मोहन राय। तो यहां तक तीनों स्टेटमेंट सही है, बट चौथा स्टेटमेंट देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसे कभी नेतृत्व प्रदान नहीं किया, यह गलत है, क्योंकि 1843 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसको क्या किया था, लीड किया था, जब ये दो अलग अलग खंडों में विभक्त हो जाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और ये आपसे क्या पूछा जा रहा है, सती प्रथा निषेध विनियमन 1829, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सती प्रथा निषेध विनियमन कब आया था। ऑप्शन में 1729 रहता है, 1829 रहता है, 1929 रहता है। बच्चे अक्सर क्या होता है, पढ़े तो रहते हैं लेकिन चार ऑप्शन देके कंफ्यूजन हो जाते हैं कि 1829 है कि 1929 है। तो है क्या चीज, 1829 1829 के बारे में क्या सत्य है, ये आपसे पूछा गया है। इसे लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा लागू किया गया था। क्या जे के बोला गया कि प्रारंभ में यह केवल बंगाल प्रेसिडेंसी पर लागू था। एल राजा राम मोहन राय ने इसे पारित कराने में सक्रिय भूमिका निभाई थी और यह विनियमन अधिनियम के रूप में 1850 में आया था। चार अलग अलग कूट दिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सबको गुड मॉर्निंग, जितने प्रतिभागी जुड़ रहे हैं एक बार लाइक अवश्य कर दें वीडियो को। ठीक है, चलिए बताइए भाई, विच इज द करेक्ट आंसर। तो अलग अलग स्टेटमेंट यहां पे दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही है। ध्यान से देखो, चलिए बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है सर, ऑप्शन नंबर ए वाले बहुत हैं, कुछ बच्चे बी बोल रहे हैं। देखते हैं, सती प्रथा निषेध विनियमन 1829 के बारे में सही क्या है। इसे लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा दिया गया था, बिल्कुल सही है। जिस समय 1829 के समय लॉर्ड विलियम बेंटिक ही कौन थे, गवर्नर जनरल थे, तो उन्हीं के द्वारा लाया गया था। तो नाम दोनों पूछा जाता है। सती प्रथा के समय गवर्नर कौन थे, तो कौन थे भैया, लॉर्ड विलियम बेंटिक। प्रारंभ में यह केवल बंगाल प्रेसिडेंसी तक था, यह भी सही है, क्योंकि उस समय पता है ना कि बंगाल का क्या हुआ करता था, गवर्नर जनरल, तो इसलिए बंगाल तक क्या थे, सीमित थे। तो यह भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। राजा राम मोहन राय ने इसे पारित कराने में सक्रिय भूमिका निभाई। अब इससे पहले वाले बताया ना कि सती प्रथा में राजा राम मोहन राय की बहुत बड़ी भूमिका है, उन्होंने ही इसको लेकर लगातार विरोध किया, तो इनकी भूमिका बहुत सही साठ थी, तो बिल्कुल सक्रिय थी। यह विनियमन अधिनियमित के रूप में 1850 में आया था, यह गलत। यहां पे क्या लिखा है, सती प्रथा निषेध अधिनियम 1829, और इसी समय क्या हो गया था, पारित हो गया था, लागू हो गया था, न कि 1850 में। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। यहां पे होना चाहिए 1829। तो इस बिना पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए मैक्सिमम बच्चों का लगभग लगभग सही था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। कई बार एग्जाम पूछा जाता है, आप सब डीएलएड किए होंगे, आपके डीएलएड में चैप्टर था बाल विवाह निषेध अधिनियम। ठीक है, तो बाल विवाह निषेध अधिनियम कब लाया गया था, 2006। इसके प्रावधानों का विश्लेषण करें। यह कानून बाल विवाह को शून्य घोषित करता है, यह विवाह को शून्यकरणीय मानता है यदि पीड़ित पक्ष न्यायालय जाए। इसमें बाल विवाह कराने वाले को 2 साल की सजा का प्रावधान है, और यह अधिनियम केवल हिंदू समुदाय पर लागू होते हैं। ये हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। 4 ऑप्शन दिए गए, चारों स्टेटमेंट में से आपको सही ऑप्शन चुनने। ऑप्शन नंबर ए जे के एल, ऑप्शन नंबर बी के और एल, ऑप्शन नंबर सी जे और एम, और ऑप्शन नंबर डी केवल एल। चलिए सारे बच्चों का मैं कमेंट चेक कर रहा हूं। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, कुछ का ए, कुछ लोगों का जेकेएल। जेकेएल क्या है, अच्छा ए ही है। आप लोग बताओ, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन में क्या है भाई, जेकेएल।
एम नहीं हो सकता, वो एम क्या है, यह अधिनियम केवल हिंदू समुदाय पर लागू होता है। चलिए देखते हैं। और इधर आने वाले बच्चे, बिल्कुल सही है आप लोग का कि यह जो अधिनियम है ये सब पर लागू होता है, केवल हिंदू समुदाय पर ऐसा नहीं है। भाई अधिनियम है तो सब पे लागू होगा ना, तो ये किस पर लागू है, सब पे, केवल हिंदू समुदाय पर लागू नहीं होता। चलिए कुछ और देखते हैं। यह कानून बाल विवाह को शून्य घोषित करता है, एक स्टेटमेंट यह है, और यह विवाह को शून्यकरण मानता है यदि पीड़ित पक्ष न्यायालय जाए। आप लोग को लगता है कि पूरा बाल विवाह रुक चुका है? लगता है? किसके किसके फैमिली में 18 साल से या 18 साल से पहले शादी देखे होंगे, या ऐसा हुआ है, आपको एहसास हुआ होगा, महसूस अभी हाल ही में? बताओ 2-4 साल पहले, क्योंकि 2006 मतलब 20 साल पहले की बात है ना, तो 20 साल के अंदर कब हुआ था, किसी को कुछ याद आ रहा है? किसी न किसी का हुआ होगा? हुआ है ना, तो शून्य कैसे होगा? शून्य नहीं है। हाँ, विवाह को शून्यकरण मानता है कि हम कोशिश करें कि ना हो। अभी हाल ही में तो बालोद जिला को हम लोग छत्तीसगढ़ का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया, याद आ रहा है कि नहीं? करंट अफेयर का टॉपिक है, हाल ही में जस्ट 2026 की बात है कि बालोद जिला को हम लोग अभी 2026 में बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किए हैं। मतलब छत्तीसगढ़ के बाकी जिला भी हुए नहीं है, समझ आ रहा है? मतलब 2026 में बाल विवाह के एक भी मैटर बालोद जिला में फिलहाल 2026 तक देखे नहीं गए, इसलिए घोषित किया गया है कि बालोद जिला छत्तीसगढ़ का पहला बाल विवाह मुक्त जिला है। तो शून्य नहीं है, शून्य मतलब जीरो, कुछ भी केस नहीं। तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है, शून्यकरण है, क्योंकि शून्यकरण इसे मानते हैं कि यदि पीड़ित पक्ष न्यायालय जाए तब फिर यह बाल विवाह माना जाएगा। इसमें बाल विवाह कराने वाले को 2 साल की सजा का प्रावधान है, ये बिल्कुल सही, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो यहां पे के सही है और एल सही है, एम गलत क्यों है? क्योंकि ये सब पे हिंदू समुदाय पर लागू होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी फिर से करेक्ट आंसर है, और लगभग सारे बच्चों का बिल्कुल गलत आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4। महादेव गोविंद रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। फिर वही से क्वेश्चन है जहां पे भारतीय समाज है ना, सामाजिक सुधार से क्वेश्चन है। उन्होंने प्रार्थना समाज के माध्यम से सामाजिक सुधारों का तर्क संगत बनाया था। शायद तक इस टॉपिक से सीजी टेट में क्वेश्चंस पूछे गए थे, पूछे थे क्या? कुछ तो टॉपिक उठाया था ना, इसमें से कौन सा रिलेट करता है ऐसा टाइप का, सीजी टेट पेपर 1। ठीक है, चलिए, तो महादेव गोविंद रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है, क्या स्टेटमेंट सही है? और ये बताइए कि महादेव गोविंद रनाडे जी प्रार्थना समाज के माध्यम से सामाजिक सुधारों को तर्क संगत बनाया था। चलिए सर, ईवीएस की एमसीक्यू डेली लाइएगा, बिल्कुल है ना, कोशिश करेंगे कि डेली लाएं, लेकिन शनिवार को तो 100% आएगी। ठीक है, टेंशन मत लो। चलिए बताइए भाई, क्या सही है? बिल्कुल सही है। महादेव गोविंद रनाडे का संबंध महाराष्ट्र से थे। कहां से था? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में इसको क्या बोला गया था? सुकरात। अब क्यों बोला गया था, सबसे बड़ी बात यह है, महादेव गोविंद रनाडे को उनकी जो बौद्धिक नेतृत्व थे, उनकी जो बौद्धिक शक्ति थी, उनकी नेतृत्व करने की जो क्षमता थी, उस नेतृत्व करने के क्षमता कारण क्या बोला गया था इसको? सुकरात। ये वही सुकरात है ना, जिन प्लेटो का अरस्तु के संबंध जिनसे है। ठीक है, तो सुकरात का संबंध मतलब प्लेटो का होता। ठीक है, दार्शनिक थे, तो उनका संबंध, चूंकि वो बौद्धिक विचारक थे, इसलिए कहीं ना कहीं महादेव गोविंद रनाडे को क्या बोला गया था? महाराष्ट्र का सुकरात। उन्होंने प्रार्थना समाज के माध्यम से सामाजिक सुधार को तर्कसंगत बना। बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि महादेव गोविंद रनाडे आगे चल के प्रार्थना समाज का निर्माण करते हैं, जो ब्रह्म समाज बना था ना, किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय। यही आगे चल के किस में कन्वर्ट होता है? प्रार्थना समाज 2 अलग अलग भागों में खंडित होता है, और इसके माध्यम से सामाजिक सुधारों को तर्कसंगत बनाया जाता है, विच इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए क्यों? क्योंकि रीजन के कारण ही ऐसे रेशन आया है। कैसे सर? सामाजिक सुधारों को तर्कसंगत बनाया, इसलिए उसको क्या बोला गया? सुकरात। भाई उसके लॉजिक है ना उसके पीछे। अगर ऐसा नहीं किया रहता तो मुझे क्यों नहीं बोल देते? मुझे भी तो बोल सकते हैं तुम भी सुकरात हो, तुम भी सुकरात, तुम भी सुकरात, तो सबको सुकरात बोल देते नहीं, लेकिन इसको सुकरात क्यों बोला गया? क्योंकि सामाजिक सुधारों क्या बनाया था? तर्कसंगत। तो ये सुकरात वाली काम किया था, इसलिए क्या बोले थे? महाराष्ट्र का सुकरात। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, अनुच्छेद 23 आर्टिकल 23 मानव तस्करी और बलात् श्रम के दायरे में क्या शामिल है? ये आपके क्वेश्चंस हैं बलात् श्रम से।
ठीक है, आपके चैप्टर में दिया गया यूनिट में पर्यावरण अध्ययन के। तो आर्टिकल 23 मानव तस्करी और बलात् श्रम के दायरे में क्या शामिल है आपको बताना है। जे बेगार और बंधुआ मजदूरी, के वेश्यावृत्ति के लिए तस्करी, एल अनिवार्य सार्वजनिक सेवा बिना भेदभाव के, और एम न्यूनतम मजदूरी से कम पर काम करवाना। बताइए वास्तव में बलात् श्रम का मतलब क्या है, ये आपसे पूछा गया है जो आप आर्टिकल 23 में पढ़ते हैं। और कहीं ना कहीं हमारे संविधान में हमारे जो पर्यावरण अध्ययन के जो सिलेबस है उसमें एक चैप्टर दिया गया है सामाजिक बुराइयां, आपने पढ़ा भी होगा। सामाजिक बुराइयों के अंतर्गत 4 चीजें हम लोग पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं दहेज प्रथा, दूसरा पढ़ते हैं बाल विवाह, तीसरा पढ़ते हैं चोरी, और चौथा पढ़ते हैं नशाखोरी। ये 4 चीजें हमने पढ़ा था। और इन 4 चीजों में जो बाल श्रम है उससे क्वेश्चंस पूछे गए कि वास्तव में मानव तस्करी और बलात् श्रम के दायरे में क्या क्या चीजें आती है। बताइए विच इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी। सर एक प्रश्न है कि डीएलएड वाले वर्ग 2 का फॉर्म डाल सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल डाल सकते हो, ठीक है। वर्ग 2 के लिए डाल सकते हो, वर्ग 3 के लिए डाल सकते हो, बस वर्ग 1 के लिए नहीं डाल सकते। चलिए ऑफिन बच्चे बताओ, इसको तो संविधान में भी पढ़ते हो ना। काम के अनुसार पैसा नहीं मिलना, ठीक। चलिए और भाई सारे बच्चे बता दो जी है ना कि डीएलएड वाले वर्ग 2 का फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए इधर देखते हैं बेगार और बंधुआ मजदूर आएगा क्या। यस आएगा। बेगार और बंधुआ मजदूर का मतलब क्या है, पहले इसका मतलब समझते हैं। मानव तस्करी और बलात् श्रम। मानव तस्करी ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब इंसान को बेचना या खरीदना, क्या कहलाता है, मानव तस्करी। चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे बच्चे हो, ठीक है। मतलब इंसान का तस्कर करना, बेचना, खरीदना क्या कहलाता है, मानव तस्करी। बलात् श्रम कहने का मतलब है कि बिना पैसे के किसी से क्या कराना, काम कराना, ठीक है, या उसका शोषण करना क्या कहलाता है, बलात् श्रम। तो बेगार और बंधुआ मजदूरी ये बिल्कुल आएगा। बंधुआ मजदूरी मतलब वही है कि आप खाने के लालच में किसी से काम करवा लिए। पहले के राजा महाराजा लोग ऐसे थे, मतलब तुमको एक टाइम का, उस समय खाना भी बहुत मुश्किल से मिलता था, ठीक है। तो उस समय क्या करते थे, अपने पूरा खेत का काम करवा लेते थे दिन भर, और उसको एक टाइम का क्या देते थे, खाना देते थे। अब उस समय खाना मिलता भी नहीं था, ठीक है। तो ये था बंधुआ मजदूरी। वेश्यावृत्ति के तस्करी, ये जो मैंने बताया ना मानव तस्करी, कि इंसान का यहाँ पे तस्करी होता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो वेश्यावृत्ति के लिए जो तस्करी होती है, महिलाओं का जो बेचना खरीदना होता है, उसको बोलते हैं वेश्यावृत्ति के लिए तस्करी। अनिवार्य सार्वजनिक सेवा बिना भेदभाव की, ये नहीं है, ये अपवाद है। अनिवार्य सार्वजनिक सेवा जैसे कि सब कोई मिलकर काम कर रहे हैं, सार्वजनिक सेवा कर रहे हैं, एनएसएस वाले करते हैं। अब एनएसएस वाले क्या करते हैं, किसी गांव में चले जाते हैं और गांव में जाकर वहां के नाली नाली सबको साफ करते हैं, तो उसको तुम क्या बंधुआ मजदूर बोलोगे, नहीं बोलोगे ना। तो यहाँ पे क्या है, सार्वजनिक सेवा वो नहीं आती, ये अपवाद है, ठीक है। वो सब मिलकर हम लोग करेंगे उस समाज के उत्थान के लिए। एम क्या है, न्यूनतम मजदूरी से कम पर काम करवाना, ये भी क्या है, बलात् श्रम है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जे के एम फिर से वी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए लगभग सारे बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। सर जी इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, इसका पीडीएफ अपने हमारे ईवीएस के ई बुक में मिल जाएगा। बहुत दिन से शायद तक डलवाया नहीं हूँ, आज मैं बैठ कर डलवा दूंगा। कुछ बहुत सारे पीडीएफ से बचे हुए थे, ठीक है। तो ये हमारे जो पर्यावरण की ई बुक है वहां पे आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे। वो कहाँ मिलेगा आपको, साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, और मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद वहां पे हमारी पर्यावरण अध्ययन की ई बुक आपको मिल जाएगी। वहां पे सारे इसके पीडीएफ्स, इसके कंटेंट्स और जितने यूनिट वाइज थ्योरी है पर्यावरण के सारे चीजें मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, दहेज निषेध अधिनियम 1961, दहेज निषेध अधिनियम 1961 के संबंध में कथनों पर परीक्षण करें। आपको 4 अलग अलग कथन दिए गए हैं, 4 अलग अलग स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनके बिना पे आपको बताना है। देखिए है ना, एक और कूट वाले प्रश्न है। डायरेक्ट फैक्ट तो यहाँ पे आपसे भी पूछा जा सकता है कि दहेज निषेध अधिनियम कब लाया गया था, तो कब लाया गया था, 1961। तुम लोग खाना वाना खा के नहीं आए हो क्या, कुछ खाओ कि नहीं खाओ, खाओ ना, वैसे मुंह से आवाज निकाला करो, ठीक है। नहीं है तो पानी वानी पी लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एनर्जेटिक रहा करो, ठीक है। दहेज लेना और देना दोनों समान रूप से क्या है, दंडनीय अपराध, सही है। क्या दोनों दंडनीय अपराध है, या कानून 1986 के संशोधन के बाद अधिक सख्त हुआ। दहेज शब्द में मेहर शामिल है,
दहेज की मांग करने पर भी सजा का प्रावधान। चलिए बताइए विच इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे तरीके से हमने दहेज प्रथा एक दिन में पढ़े थे, ठीक है। तो इतने डिटेल से हमने पढ़ा था कि क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए सारे बच्चे कमेंट करके आंसर देंगे। सारे मैराथन के पीडीएफ तो नहीं बोल सकता, लेकिन पर्यावरण का आपको साइंस की हमारी जो पर्यावरण की ई बुक है वहां पे मिल जाएगी, ठीक है। चलिए बहुत सारे बच्चे बिल्कुल सही आंसर दिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लगभग सारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है कि दहेज लेना हो चाहे दहेज देना हो, दोनों क्या है, समान रूप से दंडनीय अपराध है। यह कानून 1986 के संशोधन के बाद अधिक सख्त हुआ। बिल्कुल सही बात है, हमने अलग अलग पढ़े थे 1986 और 1961। तो कहीं ना कहीं हमने देखा था कि भाई धीरे धीरे कहीं ना कहीं समय बढ़ते गए और 1986 में इसके और अधिक सख्त बनाया गया। दहेज शब्द में मेहर शामिल है, ये थोड़ा सा गलत है। हमने क्या देखा था, जो मुस्लिम कानून के तहत इसमें मेहर शामिल नहीं है, ठीक है। तो मैंने इसको ऑलरेडी आपको बता के रखा हुआ है कि इसमें मेहर शामिल नहीं है। दहेज की मांग करने पर भी सजा का प्रावधान, वही बात है कि अगर दहेज मांगते भी हैं, ठीक है, मांगते भी हैं, वो भी क्या कहलाएगा, दहेज प्रथा के अंतर्गत आएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर कि जे। हाँ चल ही रहा है, ठीक है, क्या ही बोलोगे, बस वही है ना। अभी क्या है कि जो फैमिली दहेज मांग रही है, ठीक है, और एक फैमिली दहेज दे रहा है। दहेज देने वाले को ये लगता है कि दहेज दे देंगे हमारी बेटी भी अच्छे घर जा रही है या वो खुश रहेंगे, ऐसा सोच है। दहेज मांगने वाला भी पता नहीं कैसे मांग लेते हैं, समझ नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों चीजें चल रही है। अच्छा दहेज में वो नहीं आएगा ना जो आप गिफ्ट देते हैं, जैसे कि अपने दुनिया भर का हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में जैसे दहेज वेज उतना ज्यादा प्रथा नहीं है, थोड़ा सा विशिष्ट समुदाय या विशिष्ट जातियों में ज्यादा प्रचलित है। जैसे पैसा वैसा मांगना 20 लाख 15 लाख 25 लाख 40 लाख, वो दहेज। अब वो जो कूलर फ्रिज गिफ्ट वो दहेज नहीं है, ठीक है, वो गिफ्ट के तहत आते हैं, उसको नहीं माना गया है, ठीक है, क्योंकि वो स्वेच्छानुसार अपने, है ना, अपने जो संतान है उसको देते हैं, तो वो दहेज के अंतर्गत शामिल नहीं है। लेकिन हम लोग बोलचाल के भाषा में दहेज बोल देते हैं उसी को, है ना, बट वो शामिल नहीं है। दहेज मांगने वाला चीज और दहेज देने वाला चीज में क्या आती है, कीमती वस्तु और कीमती पैसा। मैंने बताया था जब दहेज पढ़ा था तो पैसा या वस्तु आता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 7वां नंबर का। अनुच्छेद 24 के तहत बाल श्रम निषेध के बारे में क्या सही है, चलिए बता दीजिए। बाल श्रम निषेध के बारे में क्या सही है। यह 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर लागू होता है, यह केवल खतरनाक उद्योग में काम करने से रोकता है, 2016 के संशोधन के बाद यह सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर लागू होता है, यह शिक्षा के अधिकार का पूरक है। चलिए कौन कौन यहाँ समोसे बेच रहे हो भाई, समोसे ले लो करके खाओ भैया, तुम अकेले ठीक है, यहाँ डिस्टर्ब मत करो, पढ़ने दो बच्चों को। सर ई बुक के डाउनलोड का ऑप्शन दीजिए ना, दिया तो यार है ना, शायद तक अभी भी चल रहा होगा। बुक को डाउनलोड करने का ऑप्शन है शायद तक, जहां तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है। नहीं होगा तो करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सब प्रिंट आउट करा लीजिएगा। हाँ लेकिन ये पीडीएफ नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये कलर रहता है, पूरा ब्लैक आ जाएगा, ठीक है। चलिए सारे बच्चे बताइए, चलिए फटाक से आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया, लगभग सारे बच्चों का आंसर आ चुका है। वीएस वी आर क्या है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर लागू होता है। ये तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आर्टिकल 24 किसके लिए बात करता है, 14 वर्ष के आयु तक के बच्चों के लिए, कि भैया कहीं भी कारखाने वारखाने में या, है ना, इसमें काम नहीं करेंगे, या केवल खतरनाक उद्योगों में काम करने को रोकता है। ये सही है क्या, केवल खतरनाक उद्योग नहीं है भैया, अगर फटाका दुकान में बच्चा काम कर रहा है ना तो वो भी क्या कहलाएंगे, बाल श्रम कहलाएंगे, ठीक है। तो बच्चे को ना तो फटाका ना तो बच्चे को किसी उद्योग, यहाँ पे दिया ना केवल खतरनाक उद्योग, तो केवल खतरनाक उद्योग नहीं, छोटे छोटे अगर खतरनाक जगह भी है ना, जैसे फटाका का छोटा छोटा रहता है ना मार्केटिंग, वहां भी बच्चे काम करने से रोकना है। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। 2016 के संशोधन के बाद यह सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर लागू होता है, यस, अब सब जगह लागू होता है। यह शिक्षा के अधिकार का पूरक है। अच्छा ये 16, एक सेकेंड 2016 के संशोधन के बाद यह सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर लागू होता है। अच्छा ऐसा नहीं है कि ये सभी प्रतिष्ठानों पर लागू हो, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, लेकिन यहां पे थोड़ा दिक्कत ये है कि 2016 के संशोधन के बाद, अच्छा व्यावसायिक प्रतिष्ठान मतलब, व्यावसायिक प्रतिष्ठान मतलब जो
बिजनेस वाला जगह है जहां पे रोजगार के सृजन है, वहां को कहलाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसके लिए एक अपवाद मैं बताता हूं, यहाँ पे सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान लिखे हैं। अगर कोई बच्चा, पापा बोल रहा है कि बेटा जा एक गिलास पानी लेकर आ, ठीक है, 14 साल से उसकी उम्र कम है, तो नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मुझे काम करने से रोका गया, मुझे संवैधानिक अधिकार है, ऐसा बच्चा नहीं बोल सकता। समझ रहे हो ना बात को? जैसे फॉर एग्जांपल एक टीचर है, अब टीचर बोल दिया कि बेटा ऐसा कर दे, तो बच्चा ये नहीं बोल सकता कि नहीं मैं नहीं करूंगा, मेरा आर्टिकल 24 है, मेरी मर्जी, मैं नहीं करूंगा काम, ऐसा बच्चा नहीं बोल सकता। इसलिए यहाँ पे जो व्यवसायिक प्रतिष्ठान है ना, वहीं पर क्या ये नियम लागू है। व्यवसायिक मतलब समझ रहे हो ना, जहाँ बिजनेस है, दुकान जहाँ पे होते हैं लेन देन, उसको वहां पे होंगे। स्कूल, घर या कॉलेज में इसको लागू नहीं किया गया है। यह शिक्षा के अधिकार का पूरक है, बिल्कुल सही बात है। शिक्षा के अधिकार का पूरक इसलिए क्योंकि भैया जब बच्चा काम करने जाएगा तो फिर पढ़ेगा कैसे? क्यों पूरक है बोला गया है? क्योंकि आप लोग को याद होगा आर्टिकल 21 से क्या बोलता है कि जितने भी 6 से 14 वर्ष के बालक हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना है ना? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना है। तो जब उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना है, इसलिए ये क्या बोला गया है? पूरक है। ये पूरक का मतलब समझ आ गया ना? क्योंकि 14 साल तक बच्चा भैया अगर काम करेगा तो पढ़ेगा कैसे, है ना? तो हम तो ये लेके चल रहे हैं कि जितने 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उसको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। इस बिना पे ऑप्शन नंबर JLM, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे हाँ गलत है बोला है? कौन सा गलत है? एल क्या है? 2016 के संशोधन के बाद यह सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर लागू तो हो गया है। सही है, सही है बोला। मतलब मैं इसको गलत इसलिए देख रहा था कि व्यावसायिक प्रतिष्ठान को मैं सोच रहा था कि ओवरऑल है, नहीं, केवल इसमें दिया है कि सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सभी जगह नहीं दिया है, सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान दिया है। सभी जगह रहता ना तो गलत हो जाता। समझ आ रहा है ना? सभी जगह मतलब स्कूल और घर में नहीं है। अब भाई स्कूल और घर में बच्चा ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं नहीं काम करूंगा, वहां काम उसको करना पड़ेगा, वो मतलब नैतिकता है, वो काम नहीं है। इसलिए ये सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान सही है। अगर सभी जगहों पर ऐसा रहता तब गलत होता, मैं ये बोल रहा था। ठीक है, चलिए अगला है सत्यशोधक समाज और महात्मा फूले के बारे में कौन सा कुट सही है? आपको बताना कि सत्यशोधक समाज और महात्मा फूले के बारे में कौन सा कुट सही है। फूले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी, उन्होंने ब्राह्मणवादी वर्चस्व को चुनौती दी। सत्यशोधक समाज ने गैर ब्राह्मण विवाह समारोह को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कांग्रेस के उदारवादी दल का पूर्ण समर्थन किया। चलिए स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए। CGSSB में बदलाव सर, हाँ हो चुका है भैया, है ना? अच्छे से तैयारी करो, अगले साल भर भर के वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, लेकिन तुम लोग को तो अभी निकालना है, अक्टूबर वाला पेपर है ना। चलिए बताइए विच इज द करेक्ट आंसर। सर ईवीएस का क्लास पूरा कंप्लीट हो गया है क्या? हाँ हो गया है, हमारी ईवीएस की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। सेकेंड राउंड में जब हमारी नई बैच बनेगी फिर से ईवीएस पढ़ेंगे जब क्रैश कोर्स आएगा, तो ठीक है। चलिए फटाफट आंसर देंगे सारे बच्चे, बिल्कुल जितने बच्चे जुड़े हैं ना सारे बच्चे कमेंट करके आंसर देंगे। 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सत्यशोधक समाज और महात्मा फूले, इसके बारे में क्वेश्चंस दिए गए हैं। चलिए क्या दिया है? सत्यशोधक समाज और महात्मा फूले। अच्छा पहली बात, ये महात्मा फूले कौन है? क्योंकि 2 जने फूले हैं। ठीक है, कौन कौन 2 जने फूले हैं बताओ? एक है ज्योतिबा राव फूले और एक है सावित्री बाई फूले। दोनों हस्बैंड वाइफ थे। ठीक है, दोनों ने समाज के लिए काम किया। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि जो सावित्री बाई फूले हैं वो छत्तीसगढ़ की, सॉरी, भारत की पहली टीचर है, महिला टीचर है। ठीक है, वुमेन टीचर है ना? तो वो उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो भारत की फर्स्ट वुमेन टीचर कौन है? सावित्री बाई फूले। सावित्री लेडीज थी और ज्योतिबा राव फूले कौन थे? मेल थे। दोनों हस्बैंड वाइफ थे, कंफ्यूजन नहीं रहना है। नाम में अगर बाई लिखा है तो बाई तो भैया लड़कियों में लिखते हैं ना, लड़के थोड़ी लिखते हैं। ठीक है, तो बाई किसमें होता है? महिलाओं में। तो समझ आ गया, कंफ्यूजन नहीं रहना है। कई लोग कंफ्यूजन, ज्योति राव को महिला समझ जाते हैं, तो कंफ्यूजन को दूर करता हूं। सावित्री बाई फूले, बाई लगा है तो बाई किसमें लगता है? महिला में। ज्योतिबा राव फूले मेल थे, उन्होंने शिक्षा के लिए बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, लगातार उनका जो आर्य समाज है और वो महिला स्कूल है, सती प्रथा, इसके लिए लगातार उन्होंने काम किया है। सावित्री बाई फूले लगभग
वो एक फर्स्ट उस समय ऐसा है कि पढ़ने वाली पहली महिला थी, पढ़ाने वाली तो बाद में बनी। तो जब वो स्कूल जाया करती थी तो लोग उसको ना गोबर में फेंक के मारते थे, मतलब इतना मतलब जिल्लत सहना पड़ा उसको। मतलब वो जब पढ़ने जाती थी, पढ़ाने जाती थी तो वो 2 साड़ी लेके जाती थी। अब गोबर से को मारे खराब नहीं होगा, है ना, तो इसलिए दूसरा साड़ी को क्या करती थी, पकड़ के जाती थी। इतना जिल्लत सही है बेचारी। उसके बाद अपने एजुकेशन में देखो, तभी तो पढ़ रहे ना उसके बारे में, नहीं थोड़ी पढ़े रहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत कष्ट लेकर आगे बढ़ी है। फुले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखा, बिल्कुल सही बात है। ज्योतिबा फुले की रचना क्या है, गुलामगिरी। उन्होंने ब्राह्मणवादी वर्चस्व को चुनौती दी, ये गलत है। उन्होंने ब्राह्मणवादी विचार को ही आगे बढ़ाया था। किसको आगे बढ़ाया था, ब्राह्मणवादी विचार को, तो इसलिए स्टेटमेंट क्या है, गलत है। सत्यशोधक समाज ने गृह ब्राह्मणवादी विवाह समारोह को प्रोत्साहित किया, ये बिल्कुल सही बात है। ये बोलते थे कि भैया ब्राह्मण अगर विवाह कराएगा तो पैसा लेगा, और ब्राह्मण नियम कानून से विवाह करते, उससे अच्छा ना बिना ब्राह्मण के क्या कर लो, शादी कर लो मंदिर में, हो गया शादी खत्म, ठीक है। कोई ब्राह्मण ब्राह्मण की जरूरत नहीं है। इससे बहुत सारी दिक्कतें आती करके कौन बोला है, ज्योतिबा फुले ने। उन्होंने कांग्रेस के उदारवादी दल का पूर्ण समर्थन किया, बिल्कुल सही भाई, पार्टी को लेकर चला इन्होंने, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर JLM कहीं है क्या, अच्छा 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 अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये सही है, ये सही, ये वाला गलत है ना, ये गलत, ये सही है। JKL एम क्या है, उन्होंने कांग्रेस के उदारवादी दल का पूर्ण समर्थन किया। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है। फूले ने गुलामगिरी सही है, ब्राह्मणवादी वर्चस्व ये गलत है, ठीक है, सॉरी, चुनौती दी ये सही है। सत्यशोधक समाज गैर ब्राह्मणवादी ये गलत। उन्होंने कांग्रेस को उदारवादी दल का पूर्ण समर्थन किया, जे सही के सही। सत्यशोधक समाज ने गैर ब्राह्मण, गलत स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, क्योंकि फूले ने ये वाला तो सही है दोनों स्टेटमेंट। उन्होंने ब्राह्मणवादी वर्चस्व को चुनौती, हाँ देख रहा हूँ, ठीक है। अब ये दोनों बच गया। सत्यशोधक समाज ने गैर ब्राह्मण विवाह समारोह का प्रोत्साहित किया, ये भी सही है, क्योंकि भाई वही है कि बिना ब्राह्मण के शादी करना है। उन्होंने कांग्रेस के उदारवादी दल का पूर्ण समर्थन किया, अच्छा ये गलत, ठीक है, उदारवादी दल का समर्थन किया, ये गलत है। उन्होंने समर्थन, पूर्ण समर्थन नहीं किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, JKL, ठीक है। चलिए, पैड लो नहीं हो रहा है, ट्रेन में जाके क्या क्या बोलते रहते यार, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, शारदा अधिनियम 1929। शारदा अधिनियम कब बना था, 1929। और एक और अधिनियम कौन सा बताया था 1829 में, याद आ रहा है, अभी जस्ट बताया ना 1829, सती प्रथा। क्या बताया था, सती प्रथा। सर एग्जाम से पहले ईवीएस की क्लास और होगी कि नहीं होगी, होगी भाई, टेंशन मत लो, ठीक है, होगी, टेंशन मत लो, बिल्कुल होगी। एम वाला गलत है, ठीक है। तो शारदा अधिनियम 1929 के तहत विवाह की आयु क्या तय की गई थी, लड़कों के लिए 18 वर्ष, लड़कियों के लिए 14 वर्ष। सारा लाइट ना रिफ्लेक्ट हो रहा है, पता है इसमें, यह अधिनियम हरविलास शारदा के प्रयासों से आया था। इसने लड़कियों की आयु सीधे 18 वर्ष कर दिया था। ये जा रहा है इसमें और ये आके सीधा आंख में पड़ रहा है, ठीक है, चुभ रहा है। यह अधिनियम हरविलास शारदा के प्रयासों से आया था, इसने लड़कियों की आयु को सीधे 18 वर्ष कर दिया था। चलिए बताइए विच इज द करेक्ट आंसर, ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए। चलिए ध्यान से पढ़ो, बहुत ट्विस्ट है इस क्वेश्चंस में। शारदा एक्ट 1929 के तहत विवाह की आयु क्या तय की गई थी, लड़कों के लिए 18, लड़कियों के लिए 14। यह अधिनियम हरविलास शारदा के प्रयास से आया था, इसने लड़कियों की आयु को सीधे 18 वर्ष कर दिया था। चलिए, मैक्सिमम बच्चों का बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, बहुत बढ़िया। लड़कों के लिए 18 साल और लड़कियों के लिए 14 वर्ष, ये हमने पढ़ा था शारदा अधिनियम 1929 में। आगे चल के 1978 में चेंज आता है, 1978 में ना, हाँ 1978 में चेंज आता है, और इसको क्या करते हैं 21-18। तो ये इसने लड़कियों की आयु सीधे 18 वर्ष नहीं किया था, और इस बिना पे JKL इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। मैक्सिमम बच्चों का बिल्कुल सही बात है, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़े।
अगले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और ये क्या पूछा जा रहा है, दहेज प्रथा, दहेज हत्या, बीएनएस धारा 80, नया वाला बना है बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, पुराना एपीएस इंडियन पैनल कोड 304 बी के लिए आवश्यक शर्त क्या है। दहेज में किसी लड़की की हत्या कर देना या किसी लड़की का हत्या हो जाना, जो भी है वॉटेवर, ठीक है, मृत्यु हुआ के 7 साल के भीतर होनी चाहिए। आवश्यक शर्तें बता रहा हूं ना, मृत्यु असामान्य परिस्थितियों से होनी चाहिए, जलने या चोट से, मृत्यु से ठीक पहले दहेज के लिए क्रूरता की गई हो, आरोपी को केवल आर्थिक दंड दिया जा सकता है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको दहेज प्रथा के बारे में पूरी तरीके से पता होना चाहिए। चलिए बताइए भाई, विच इज द करेक्ट आंसर। चलिए सारे बच्चे कमेंट करके आंसर देंगे। दहेज हत्या के बारे में दहेज हत्या समझ आ रहा है ना, किसी कपल्स का शादी हुआ, शादी के बाद है ना किसी गर्ल्स की क्या हो गई, या जो महिला उसकी क्या हो गई, हत्या हो गई, किस वजह से, दहेज को लेकर। अब वो दहेज को लेकर हुआ है, कैसे जानोगे, उसके लिए क्या क्या शर्तें हैं ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। शर्तें ये है कि मृत्यु हुआ के 7 साल के भीतर होनी चाहिए, सही है क्या, यस इज द करेक्ट आंसर, कि मृत्यु विवाह 7 साल के भीतर होनी चाहिए, तभी माने जाएंगे। 9वां 10वां साल में कोई दहेज के लिए मर गए तो ऐसा नहीं है ना, 7 साल के भीतर होनी चाहिए। मृत्यु असामान्य परिस्थिति, जलने या चोट से होनी चाहिए, सही बात है। अब कोई बीमारी में मर गया और दहेज की मर, ऐसा थोड़ी बोलेंगे है ना, तो किससे होना चाहिए, जलने या चोट से। जलने या चोट से मतलब जलने कई प्रकार से सकते हैं, चोट भी कई प्रकार के हो सकते हैं। मृत्यु से ठीक पहले दहेज के लिए क्रूरता की गई हो, मतलब ऐसा नहीं कि कभी बेचारे लोग कभी एकदम स्वस्थ जीवन जी रहे थे और अचानक से है ना जल वल के या फिर चोट से मृत्यु हो गई और उसके फैमिली वाले बोल दिए नहीं दहेज की वजह से हुआ है, ऐसा नहीं है। कभी ना कभी कुछ ना कुछ केसेस, कहानियां होनी चाहिए, समझ रहे हो ना बात को, तो ये होनी चाहिए। आरोपी को केवल आर्थिक दंड दिया जा सकता है, ऐसा थोड़ी है, मर्डर कर दिया है तो भैया आर्थिक दंड थोड़ी होगा, उसको जेल भी प्रावधान है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। इस बिना पे जे के एल ऑप्शन नंबर बी फिर से करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, बिल्कुल मैक्सिमम बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, राधे राधे भाई, जितने प्रतिभागी जुड़ रहे हैं सबको राधे राधे, वीडियो को लाइक जरूर मारें, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, थोड़ा सा चेंज करते हैं तरीका को। स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपको बताना है स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही है। उन्होंने शुद्धि आंदोलन शुरू किया, वे वेदों के सर्वोच्च विश्वास करते थे, उन्होंने स्वदेशी और हिंदी भाषा का समर्थन किया, उन्होंने बाल विवाह का समर्थन किया। विच इज द करेक्ट आंसर, सारे बच्चे कमेंट करके आंसर देंगे भाई। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल सारे बच्चे कमेंट करके आंसर देंगे। राहुल बोल रहा है कि मेरे वजह से किसी को समस्या हुआ है, प्रॉब्लम हुआ है तो मुझे माफ कर देना करके। क्या समस्या खड़ा कर रहे हो भाई तुम क्लास में, ठीक है। वही क्या जो समोसा बेच रहा था क्लास में। राहुल पढ़ाई करो, नहीं तो सच में समोसा बेचना पड़ सकता बेटा, है ना। 4 महीने का समय बचा है, ढंग से पढ़ाई करो। चलिए बताइए, इधर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। सर ई बुक के लिए पेमेंट करना है क्या, हाँ पेमेंट करना पड़ेगा 128 रुपीज़।
ठीक है सर, ईवीएस की थ्योरी क्लास फिर से हाँ स्टार्ट होगी, टेंशन मत लो, अगले बैच में है ना। अगले बैच मतलब क्रैश कोर्स, इस वाले बैच में कंप्लीट हो चुका है। सर जी साइड हो जाइए ना, लो भैया, ठीक है। ई बुक अलग से खरीदना है आप लोगों को। चलिए बताइए, स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज कौन से स्टेटमेंट सही है? उन्होंने शुद्धि आंदोलन शुरू किया, वे वेदों की सर्वोच्चता में विश्वास करते थे, उन्होंने स्वदेशी और हिंदी भाषा का समर्थन किया था, उन्होंने बाल विवाह का समर्थन किया था। बताओ भाई, विच इज द करेक्ट आंसर? देखने से समझ आ रहा है आंसर क्या होगा, है ना? क्या हो जाएगा? बाल विवाह का समर्थन नहीं किया था, ठीक है। बाल विवाह का समर्थन नहीं किया था, इस बिना पे जे के एल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब मैं थोड़ा दूसरे टॉपिक से क्वेश्चंस कराना चाह रहा हूं, तो ये वाला टॉपिक रहन देते हैं, ठीक है। टाइम भी हो गया क्या? चलिए कुछ कथन करने वाले प्रश्न देखते हैं, ठीक है। 21 नंबर के क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे कथन करने वाला प्रश्न करते हैं, उसी टॉपिक से है क्या? चलिए करते हैं। राजा राम मोहन राय ने उपनिषदों का बंगाली में अनुवाद किया, ये वे सिद्ध करना चाहते थे कि हिंदू धर्म का मूल रूप एकेश्वरवाद है और वह मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं करता। बताइए, चलिए बताइए भाई, सारे बच्चे कमेंट करके आंसर देंगे। ध्यान से देखना भैया ना, ये नहीं कि ऑप्शन नंबर ए कथन कारण दोनों से ये लगा देते हैं, अच्छे से पढ़ना। टाइम हो गया है क्या? चलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट्स आपके सामने दिए गए हैं, चलो। राजा राममोहन राय ने उपनिषदों का बंगाली में अनुवाद किया, ये वे सिद्ध करना चाहते थे कि हिंदू धर्म का मूल रूप एकेश्वरवाद है और वह मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं करता। चलिए बताइए आंसर क्या होगा? क्या बी? कैसे भी होगा देखते हैं भाई। राजा राममोहन राय ने उपनिषदों का बंगाली में अनुवाद किया, सही बात है, ठीक है, क्योंकि पश्चिम बंगाल साइड के थे, किया था, ये सही स्टेटमेंट है। ये वे सिद्ध करना चाहते थे कि हिंदू धर्म का मूल रूप एकेश्वरवाद है और वह मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं करता। यह भी सही बात है कि भैया वो मूर्ति पूजा का तो खंडन करते थे, अभी जस्ट पहले वाले क्वेश्चंस पे देखें। अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, राजा राममोहन राय ने उपनिषदों का बंगाली में अनुवाद क्यों किया? क्योंकि वे सिद्ध करना चाहते थे कि हिंदू धर्म का मूल रूप एकेश्वरवाद है और वह मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं करता। क्या दोनों स्टेटमेंट सेम है? क्योंकि लगाओ बीच में, यहाँ पे क्योंकि लगा के पढ़ो, एक बार पढ़ो, सारे बच्चे पढ़ो एक बार, कमेंट, सॉरी कमेंट बोलता हूँ, जितने ऑफलाइन बच्चे पढ़ो ध्यान से पढ़ो, जोर से जोर से। राजा राममोहन राय ने उपनिषदों का बंगाली में अनुवाद किया क्योंकि वे ये चाहते थे या सिद्ध करना चाहते थे कि हिंदू धर्म का मूल रूप एकेश्वरवाद है और वह मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं करता। ठीक, अब सोचते रहो, इधर सोचो आराम से, इधर पढ़ो जी। क्या क्या नाम है यार आप लोग नए वाले बच्चे? गौतम, नाम नाम, अच्छा भवदीप निर्मलकर, उकेश, आपका नाम क्या? कुलदीप मरकाम, ठीक। चलिए बताइए, चलो आप ही पढ़ो पहले।
ठीक, चलो पढ़ो केस। राजा राममोहन राय ने जो हिंदू का बंगाली में अनुवाद किया क्योंकि वे यह सिद्ध करना चाहते थे कि हिंदू धर्म का मूल रूप ईश्वरवाद है और वह मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं करता। ठीक, पढ़ो यार। राजा राममोहन राय ने हिंदू का बंगाली में अनुवाद किया क्योंकि वे यह सिद्ध करना चाहते थे कि हिंदू धर्म का मूल रूप ईश्वरवाद है और वह मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं करता। ठीक, पीछे मोनिस। हाँ ठीक है ना, हाँ ठीक। मीनल, हाँ नहीं करता। आप पढ़ो। राजा राममोहन राय ने इस धर्म का बंगाली में अनुवाद किया क्योंकि वे यह सिद्ध करना चाहते थे कि हिंदू धर्म का मूल रूप ईश्वरवाद है और मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं करता। कौन बच गए? आप बच गए। राजा राममोहन राय ने उपनिषदों का बंगाली में अनुवाद किया क्योंकि वे यह सिद्ध करना चाहते थे कि हिंदू धर्म का मूल रूप ईश्वरवाद है और वह मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं करता। ठीक, अब बताओ, ये लग रहा है आपको? अब बताओ क्या लग रहा है? सब लोग पढ़ लिए ना? लग रहा है। क्या लग रहा है? ए आपको ये लग रहा है, बाकी अब जो लग रहा है वही बताना। आपका कुछ समझ ही नहीं आ रहा, जो होगा चलो ठीक, सोचते रहो। बी, इधर निर्मलकर जी क्या लग रहा है? बी, बी पीछे। मोनी समझ नहीं आ रहा क्या? बी, बी, चलो देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चंस को पढ़ाने का मतलब या पढ़वाने का मतलब ये था ताकि आप लोग को ऐसे क्वेश्चन जब आए कथन करने वाले तो स्पष्ट रूप से चीजें क्लियर रहे। राजा राममोहन राय ने उपनिषदों का बंगाली में अनुवाद किया, बिल्कुल सही बात है। किसका? उपनिषदों का। ये अपने आप में एक सेंटेंस है कि उपनिषदों का क्या किया? बंगाली में अनुवाद किया। दूसरा, वे यह सिद्ध करना चाहते थे कि हिंदू धर्म का मूल रूप एकेश्वरवाद है और वह मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं करता। यहां पे यह है कि राजा राममोहन राय ने उपनिषद का बंगाली में अनुवाद किया। वे यह सिद्ध करना चाहते थे, क्यों? उपनिषद को बंगाली में अनुवाद करके, समझ रहे हो ना? स्टेटमेंट पढ़ो कि उपनिषद का बंगाली में अनुवाद करके वे यह सिद्ध करना चाहते थे कि हिंदू धर्म का मूल रूप क्या है? एकेश्वरवाद है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अलग अलग 4 कथन दिए गए, चारों कथनों को ध्यान से पढ़िए और करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट करके दीजिए। ठीक है, चलिए बताइए, चारों कथन पढ़िए ध्यानपूर्वक और बताइए विच इज द करेक्ट आंसर। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे ना कमेंट करके आंसर देंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि समय हो चुका है। इसके बाद हमारी फिजिक्स क्लास होगी, सारे बच्चे फिजिक्स क्लास से जुड़ेंगे। तब तक के लिए फिर मुलाकात करेंगे अगले हफ्ते। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।